सो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम। एक बार फिर से सभी को नमस्कार। सेल्स स्किल की ऑनलाइन ट्रेनिंग सीरीज में हमारी बात हुई थी लैंग्वेज स्किल्स के ऊपर, वॉल्यूम 1 में। आज उसका पार्ट 2 लेकर मैं आपके सामने आया हूं। तो एक स्नैपशॉट लेंगे कि अब तक हमने कौन कौन सी चीजें समझने की कोशिश करी हैं। तो पार्ट 1 में हमने समझा था स्किल्स क्या होती हैं, हमने समझा था कितनी तरह की स्किल्स होती हैं, किनको हम हार्ड स्किल कहते हैं, किनको हम सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं, भाषा क्या होती है, क्या भाषा और संवाद में कोई फर्क होता है। हमने समझा कि भाषा के बारे में जाना कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या है। इसके अलावा कम्युनिकेशन और लैंग्वेज के बीच का अंतर समझा हमने। अब सेशन 2 में यानी पार्ट 2 में हम बात करेंगे नॉन वर्बल लैंग्वेज के ऊपर और वर्बल लैंग्वेज के ऊपर। ये एक अहम हिस्सा है जो टॉम के ऊपर रिसर्च करने के बाद निकल के आया था कि वर्बल एंड नॉन वर्बल में जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है वो वर्बल कम्युनिकेशन का नहीं या वर्बल लैंग्वेज का नहीं बल्कि नॉन वर्बल लैंग्वेज का होता है। तो क्या होती है नॉन वर्बल लैंग्वेज? सबसे पहला सवाल हमारे मन में आता है। तो नॉन वर्बल लैंग्वेज का बहुत सीधा सा मतलब ये होता है कि अपनी बात, अपने विचार को दूसरों तक पहुंचाना बिना वर्बल कम्युनिकेशन के, यानी बिना मुंह से कुछ बोले। इसका विपरीत अर्थ ये हुआ कि हम अपनी बात बिना कहे भी दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात बिना सुने हम तक पहुंचती है। यानी बातचीत का जो ये माध्यम है इसको हम नॉन वर्बल लैंग्वेज या बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। बड़ी जरूरी बात है ये समझने वाली कि नॉन वर्बल लैंग्वेज का कि जब भी मैं बात कर रहा हूं तो नॉन वर्बल लैंग्वेज का जो मतलब होता है वो ये होता है कि इसमें किसी तरह की बातचीत नहीं हो रही है, किसी भी तरीके की वर्बल कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, सारा संवाद नॉन वर्बल हो रहा है। तो इसको हम 2 पार्ट में समझेंगे। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के लिए वो नॉन वर्बल लैंग्वेज के बारे में जब मैं बात करूंगा तो सबसे जरूरी होता है लिसनिंग स्किल्स, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होती है वो अंडरस्टैंडिंग द नॉन वर्बल क्यूज, यानी कि उन संकेतों को समझना, उन संकेतों को पढ़ना जो कि भाषा या वर्बल तौर पे हमारे पास नहीं आ रहे। तो अगर हम नॉन वर्बल क्यूज को समझना चाहते हैं, संकेतों को समझना चाहते हैं, तो हमें बॉडी लैंग्वेज को समझने के लिए किन किन चीजों पर ध्यान देना है। तो 5 बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनके ऊपर हमारा ध्यान होना चाहिए। उनमें से सबसे पहली चीज जो है वो है फेस। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो होती है आर्म्स या रिस्ट। तीसरे आपके हाथ, चौथा आपके पैर, और पांचवा आपका बॉडी इंक्लिनेशन, यानी आपके बॉडी का जो झुकाव है, आगे की तरफ, पीछे की तरफ, सीधा है, झुका, बहुत ज्यादा झुका हुआ है, कम झुका हुआ है। तो ये 5 मोटे मोटे सेक्शंस हैं जिसके द्वारा हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम नॉन वर्बल क्यूज को समझ सकते हैं और टॉम की सक्सेस वेपन्स को इस्तेमाल करते हुए अपने सेल्स करियर में आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं द फेस, क्योंकि नॉन वर्बल क्यूज में ये बहुत स्पष्ट होता है। क्योंकि जब हम बात करते हैं किसी की तरफ तो उससे चेहरे की तरफ देखते हुए बात करते हैं, उससे आंखों में आंखें मिला के बात करते हैं। तो मेरा फेस और उसका फेस बिल्कुल आमने सामने होता है। तो जो सबसे पहला संकेत आपको मिलता है वो उसके चेहरे से मिलता है। तो यहाँ पे हम सभी बहुत तरीके के व्हाट्सएप के ऊपर और उसके ऊपर ये इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आप ये देख रहे हैं कि हैप्पी चेहरे से देख के समझ में आ जाता है, एंग्री है, गुस्सा है, फ्रस्ट्रेटेड है, स्निकी है, शाई है। तो ये सारे फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत साफ तौर पे सामने आते हैं और हमें बहुत साफ तौर पे दिखते भी हैं। इसमें कोई बहुत जानने या समझने वाली बात नहीं है। बच्चे भी जो होते हैं वो माँ का फेशियल एक्सप्रेशन देख करके समझ जाते हैं कि माँ का मूड अभी कैसा है। तो फेशियल एक्सप्रेशन बहुत साफ तौर पे सामने आते हैं, लेकिन
एक सफल सेल्समैन होने के लिए हमें ये कॉन्शियसली ये स्किल डेवलप करनी पड़ेगी कि जब हम अपने कस्टमर से बात कर रहे हो तो हम उसके फेशियल एक्सप्रेशन को बहुत ध्यान से नोटिस करें। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज होती है वो होती है उसके आर्म्स, यानी उसकी बाहें और उसका रिस्ट। तो अगर हम, जैसा कि हम देख रहे हैं सीन 1 में, इसमें तीनों की जो आर्म्स हैं, हाथ जो है वो बंधे हुए हैं, ये एक तरीके का क्लोज्ड एटीट्यूड है। अगर हाथ खुले हुए हैं तो वो ओपन एटीट्यूड कहलाता है। तो हाथों से आप जो भी बातचीत उसके साथ कर रहे हैं, उस बातचीत के प्रति उसका एटीट्यूड कैसा है, ये समझने के लिए उसका इंटरेस्ट कितना है, आप उसकी हाथों पे ध्यान दे सकते हैं और उससे आपको क्यू यानी संकेत मिल सकता है कि वो आपकी बातों में या आपके प्रपोजल में इंटरेस्टेड है भी या नहीं है, वो सुनने के लिए तैयार है भी या नहीं, वो सुन भी रहा है या नहीं है। चित्र नंबर 2 में अगर आप देखेंगे तो इसमें उन्होंने उनकी जो बाहें हैं, उनके जो बाहों को उन्होंने पकड़ रखा है, ये सुपीरियरिटी यानी कॉन्फिडेंट होने का पोस्चर है। अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से खड़ा है तो आप ये समझ सकते हैं, अगर 10 लोगों के बीच में कोई आदमी अगर इस तरीके से खड़ा है तो आप समझ जाते हैं कि भाई नेताजी यही है, इन 5 का नेता यही है, इन 6 का सरदार यही है। तो ये एक तरीके से सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या कॉन्फिडेंट शो करने वाला पोस्चर होता है। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं वो हाथ होते हैं। तो हमने बड़ा मूवीज में डायलॉग सुना है, उंगली किसको दिखाता है भाई, उंगली किसको दिखाता है। ये फिंगर्स के थ्रू भी बहुत सारी बातें अनकॉन्शियस लेवल पे हम तक पहुंचती हैं। बहुत सारे संकेत हैं बॉडी लैंग्वेज के, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के, जो हम तक पहुंचते हैं। अगर हम नॉन वर्बल लैंग्वेज को ध्यान से समझना चाह रहे हैं तो हाथों के मूवमेंट यानी उंगलियों के मूवमेंट को पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। जैसे इसमें जितने भी पोस्चर्स दिखाए गए हैं ये सारे टेंशन और एग्रेशन वाले हैं, ठीक है ना। ये टेंशन और एग्रेशन के पोस्चर हैं और ये आपको जनरली दिखना, जैसे मैंने ये किया थम्स अप, ठीक है ना, मैं एग्रीड। सो ये ओपन पोस्चर है, ये एक पॉजिटिव पोस्चर है, ठीक है ना। और उंगली दिखाना, ये सारे निगेटिव पोस्चर्स हैं, मतलब ये टेंशन और एग्रेशन वाले पोस्चर्स हैं। क्लू नंबर 4, द लेग्स एंड द बॉडी एंगल। हम इन दोनों की एक साथ इसी प्रेजेंटेशन, इसी स्लाइड पर बात करेंगे। ये जो तस्वीर आपके सामने है, इस तस्वीर को आप बहुत ध्यान से देखें। इस तस्वीर में एक मीटिंग हो रही है। इस मीटिंग का कोई भी दृश्य हम तक वर्बल यानी कि आवाज के रूप में नहीं पहुंच रहा है, लेकिन केवल इस सीन को देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या क्लूज, क्या क्या संकेत हमें इन तीनों व्यक्ति के बारे में मिल रहे हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मिस्टर ए। तो मिस्टर ए को अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो मिस्टर ए का जो बैठने का पोस्चर है वो कुर्सी पे उल्टी की तरफ है। उनकी दोनों बाहें खुली हुई हैं, हाथ एक के ऊपर एक चढ़े हुए हैं, शरीर थोड़ा सा आगे की तरफ झुका हुआ है या थोड़ा ज्यादा झुका हुआ है। उनको देख करके लग रहा है कि वो फ्रस्ट्रेटेड है। उनके जो पैर हैं वो कुर्सी के नीचे हैं, जिससे पता चलता है कि वो जो उनके सामने मिस्टर सी बैठा हुआ है उसको वो डोमिनेट करना चाहते हैं और वो मिस्टर सी को कंट्रोल करना चाहते हैं, क्योंकि उनका आई कांटेक्ट सीधा सीधा मिस्टर सी की तरफ है। ये आपको बहुत स्पष्ट तौर पे दिखेगा। दूसरी तरफ अगर हम मिस्टर बी से मिलें तो मिस्टर बी का बॉडी पोस्चर क्या है। मिस्टर बी एक पहिए वाली कुर्सी पर बैठे हुए हैं, पहिए वाली कुर्सी, साथ में वो पीछे की तरफ झुके हुए हैं। उनके दोनों हाथ यानी बाहें जो हैं वो सर के पीछे की तरफ लगी हुई हैं। उनके पैर जो हैं वो पैर के ऊपर रखे हुए हैं। इन सबको देख करके ये साफ तौर पे लग रहा है कि ये बंदा इन दोनों से सीनियर है, इन दोनों से सीनियर है। ये बंदा आर्गुमेंटिव यानी बहस करने की पोजीशन में है। ये जब चाहेगा तब ये बहस कर सकता है, ठीक है, और ये इसके लिए बिल्कुल तैयार है, बहुत रिलैक्स्ड है और इंटरफेयर करने के लिए तैयार बैठा है। अब आते हैं मिस्टर सी के ऊपर। बहुत ध्यान से मिस्टर सी की बॉडी लैंग्वेज यानी नॉन वर्बल क्यूज को देखिए आप, उसके संकेत क्या कहते हैं। मिस्टर सी कुर्सी पे आगे की तरफ सरक के बैठे हुए हैं। उनके दोनों हाथ हैं, दोनों हाथ एक दूसरे, आर्म्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ यूं करके बैठे हुए हैं, जो एक क्लोज्ड आर्म्स का पोस्चर है, एक डिफेंस होने का पोस्चर है। उनके पैर पैर के ऊपर चढ़े हुए हैं बट क्रॉस्ड हैं, क्रॉस्ड आर्म्स हैं, और कुर्सी पर आगे की तरफ सरक के बैठे हुए हैं, जिसे साफ तौर पे लग रहा है कि वो फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत डिफेंसिव मोड में बैठे हुए हैं। और असल में ये जो भी उनसे कह रहा है
उसको वो कतई सुनने के लिए तैयार नहीं है, यानी कि वो सुनने के लिए मुश्किल। तो आपने देखा कि इस तस्वीर से हमने लेग्स के ऊपर और बॉडी एंगल के ऊपर ध्यान देते हुए उन क्यूज को परिभाषित करते हुए हमने कई तरह की चीजों को संकेतों को इसमें से निकाला है। तो नॉन वर्बल क्यूज के थ्रू आप बहुत सारे महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन को समझ सकते हैं। सो दोस्तों, मैं बात करूंगा आपसे, चूंकि हमने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर पहले बात करी है, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि बॉडी लैंग्वेज की जब मैं बात कर रहा हूं, तो बॉडी लैंग्वेज जो कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो जब हम पॉलिटिशियंस की बात करते हैं, तो पॉलिटिशियंस की बॉडी लैंग्वेज को बहुत ध्यान से देखा जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, और उनके संकेतों से मीटिंग्स के बारे में, लोगों के बारे में राय देखी भी जाती है और समझी जाती है। तो मैंने यहाँ पे एक क्लिप निकाली है, ये हॉडी मोदी जब इवेंट हुआ था हॉस्टन में 22 सितंबर सन 2019 में। आप बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे मोदी के हॉडी शो में मोदी और ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है। तो शुरू करते हैं। आप ध्यान से देखें, जैसे ही मोदी स्टेडियम के अंदर घुसते हैं, सबसे पहले मोदी अपनी उंगलियों से वहां पे खड़े ऑफिशियल को इशारा करते हैं। उस इशारे का मतलब है उन्होंने एक तरीके से उसको रुकने के लिए या इंतजार करने के लिए बोला। ऑफिशियल उन्हें स्टेज की तरफ जाने के लिए कहता है, लेकिन इसके बावजूद मोदी उसको इग्नोर करते हैं, उस ऑफिशियल को, और इग्नोर करके प्रोटोकॉल के अगेंस्ट दूसरी तरफ घूम जाते हैं। आप ध्यान दें, यहाँ कोई बातचीत नहीं हो रही है, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ वो आगे बढ़ते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, उनके हाथ बिल्कुल खुले हुए हैं, उन्हें बिल्कुल पता है कि कैमरे की पोजीशंस कहाँ पे हैं, कहाँ कहाँ पे कैमरे रखे हुए हैं, ये मोदी को अच्छी तरीके से पता है। अपनी बॉडी लैंग्वेज के लिए बहुत केयरफुल है, और अपने दोनों हाथ फैलाते हुए वो ट्रंप की तरफ बढ़ते हैं। जो ये मुलाकात हो रही है, ये प्रोटोकॉल से अलग है, ये हमने वीडियो के शुरू में देख लिया। अब वो उन्होंने दोनों हाथ फैलाए, और अपने दोनों हाथ फैला करके उन्होंने इस बात को, अपनी जो इनकी जो पर्सनल रिलेशनशिप है ट्रंप के साथ, उसका खुला इजहार पूरी दुनिया के सामने किया। दोनों के हैंडशेक को बहुत ध्यान से देखिए। मोदी और ट्रंप का जो हैंडशेक हो रहा है, उसमें मोदी का हाथ जो है वो ट्रंप के हैंडशेक के ऊपर है, जो एक तरीके का रिलेशनशिप, दोनों के बीच का जो संबंध है उसको ऊपर से मजबूती देने का पोस्चर है, या बॉडी लैंग्वेज के थ्रू आप इस बात को समझ सकते हैं। यहाँ पे मोदी जो है वो अपने इशारे से ट्रंप को स्टेडियम का एक चक्कर लगाने के लिए कह रहे हैं। शायद वो ये कहना चाहते हैं कि चलो तुम्हारे ही देश में मैं मोदी का मैजिक दिखाता हूं। और ट्रंप उसकी बात को वापस पैराफ्रेज करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं कि वो क्या चाहते हैं, और वो मोदी की बात को मानते हुए मोदी को फॉलो करते हैं। मोदी के जो कदम हैं, अगर आप बहुत ध्यान से देखें, तो वो ट्रंप से थोड़े से आगे की तरफ हैं, और वो थोड़ा सा आगे बढ़ करके ट्रंप के साथ चल रहे हैं, और दोनों के हाथ एक दूसरे के साथ हाथों में हाथ है। दोनों की ही बॉडी लैंग्वेज बहुत पॉजिटिव है, दोस्ती की है, एक दूसरे के हाथ थामे हुए हैं, और पूरी दुनिया को अपनी बॉडी लैंग्वेज से ये संदेश दे रहे हैं कि भारत और अमेरिका के बीच का जो संबंध है वो बहुत मजबूत है, बहुत अलाइव है, और बहुत लंबे समय तक कायम रहेगा। तो ये पॉलिटिशियंस का ये तरीका होता है, और पूरी दुनिया उनके बॉडी लैंग्वेज को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करती है, और ये समझने की कोशिश करती है कि वहां पे क्या चल रहा है। और मोदी और ट्रंप स्टेडियम का पूरा चक्कर लगाते हैं। पूरा चक्कर लगाने के दौरान भी उनके हाथ बंधे हुए हैं। बीच बीच में मोदी कभी ट्रंप का हाथ ऊपर की तरफ उठाते हैं, कभी ट्रंप मोदी का हाथ ऊपर की तरफ उठाते हैं। तो इसके यहाँ पे इन दोनों के बीच की जो एक अंडरस्टैंडिंग है, जो एक दोनों के बीच का
दोनों के बीच का जो एक आपको इक्वेशन दिख रहा होगा, जो एक मैचिंग दिख रही होगी बॉडी लैंग्वेज में, उससे आप ये समझ सकते हैं कि ये दोनों अभी एक ही थॉट प्रोसेस पे है। जो भी इनके बीच में बातचीत है, जो भी इनके दिमाग में चल रहा है, वो दोनों इस बात को लेकर के एग्री हैं, और वो यहाँ पे साफ तौर पे पूरी दुनिया को ये संदेश अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू दे रहे हैं, अपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू दे रहे हैं। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, कोई वर्बल कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, कंप्लीटली नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू ये बात पूरे दुनिया को बताई जा रही है कि नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच की जो रिलेशनशिप है वो बहुत मजबूत हुई है। अभी भी जो उन्होंने एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए हैं और जिस तरीके से वो हैंडशेक कर रहे हैं, वो उसके बीच का जो उनका हैंडशेक का कॉम्बिनेशन है एक दूसरे के साथ, वो कहीं भी एक दूसरे को कट करता हुआ सा नहीं है, वो एक पूरे कोऑर्डिनेशन में है और पूरी सिमेट्री में दिख रहा है, दिखाया गया। लेकिन इस पूरे क्लिप में कहीं भी आपने नरेंद्र मोदी को ट्रंप का और ट्रंप ने मोदी का हाथ नहीं छोड़ा। तो एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू इन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज से इन दोनों प्रधानमंत्री और राष्ट्राध्यक्षों ने बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से अपने संबंध को पूरे विश्व के सामने रखा। मैं एक वीडियो क्लिप आपके साथ में बहुत जल्दी से शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि जब मैं इसके ऊपर कंटेंट ढूंढ रहा था तो मुझे ये वीडियो क्लिप पसंद आई, और ये वीडियो क्लिप है वापस ट्रंप की और पुतिन की। तो पुतिन की और ट्रंप की मुलाकात होती है, और इस ट्रंप और पुतिन की इस मुलाकात में, ठीक है ना, हम इनके कुछ बॉडी लैंग्वेज क्यूज को यानी संकेतों को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे बहुत स्पष्ट तौर पे आया है कि नरेंद्र मोदी ने दोनों ही बंदे बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंट है और अपने अपने क्षेत्र के धुरंधर माने जाते हैं। पहले फोटो में ये साफ है जिस तरीके से दोनों ने हैंडशेक किया है, वो हैंडशेक एक इंटेलिजेंट और कॉन्फिडेंट भरा हुआ हैंडशेक है। बावजूद इसके अगर आप ध्यान से देखें तो ट्रंप ने अपना बायां हाथ उनके दाहिने हाथ के नीचे रखा है, जो इस बात को शो करता है कि ट्रंप ने यहाँ पर पुतिन को एक तरीके से डोमिनेट किया। लेकिन दोनों का हाथ बिल्कुल बराबर एक दूसरे की तरफ बढ़ा है, जो कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए बराबरी का इंडिकेशन भी देता है। ट्रंप ने पुतिन को पेट किया पीछे से, उनके पीठ पर हाथ रखी, ये भी एक तरीके से सामने वाले को डोमिनेट करने का, पॉलिटिकल लैंग्वेज में ये डोमिनेट करना कहते हैं। हम अपनी बोलचाल की भाषा में इस बॉडी पोस्चर को रिस्पेक्ट करना या केयर करना कहते हैं। यहाँ पे अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो आपको ये साफ तौर पर दिखेगा कि पुतिन की जो बॉडी लैंग्वेज है वो कॉन्फिडेंस में नहीं है, वो कुछ परेशान लग रहे हैं क्योंकि वो छोटे हैं, कुर्सी बड़ी है, बावजूद इसके वो आगे की तरफ झुके हुए हैं, उनके दोनों हाथ सोफे के ऊपर रखे हुए हैं। जबकि ट्रंप का बॉडी लैंग्वेज बहुत कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज है, वो आगे की तरफ झुके हैं, उनके दोनों हाथ उनके पैरों के ऊपर हैं और उनके हाथों का पोस्चर बहुत साफ तौर पर बता रहा है कि वो इस टाइम पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है। अगर आई कांटेक्ट की बात करें तो आप देखेंगे कि पुतिन का जो आई कांटेक्ट है वो बहुत अच्छा नहीं है। प्रेस से बात करते समय जहां ट्रंप का आई कांटेक्ट डायरेक्ट है, वो प्रेस के साथ डायरेक्टली आंखों से आंखें डाल करके बात कर रहे हैं, वहीं पुतिन जब सवालों के जवाब दे रहे हैं तो सवालों को जवाब देते समय वो नीचे की तरफ देख रहे हैं, जो कि एक कॉन्फिडेंट मूव बॉडी लैंग्वेज नहीं माना जाता। कहीं ना कहीं इस मीटिंग के दौरान पुतिन कुछ न कुछ परेशान है और ये क्यू हमें मिल रहा है, ये क्लू हमें मिल रहा है उनकी बॉडी लैंग्वेज से, जो साफ तौर पे नजर आ रहा है। तो दोस्तों ये दो वीडियो टेप्स थे जो मैंने आपके सामने शेयर किए, एक नरेंद्र मोदी और ट्रंप का और एक पुतिन और ट्रंप का। और इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि किस तरीके से आप बिना बोले भी बहुत सारा संवाद, बहुत सारा कम्युनिकेशन कर सकते हैं और करते हैं। अगर हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर बहुत ध्यान दें, उसको समझने की कोशिश करें, तो हम
अपने सेल्स करियर में बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। तो बात टॉम की कर रहे थे हम, टॉम से ये यात्रा शुरू हुई थी। तो टॉम का जो बॉडी लैंग्वेज था या नॉन वर्बल खुद का बॉडी लैंग्वेज जो था और दूसरों के बारे में जो बॉडी क्लूज लेने का उसका अपना तरीका था, जो जो बॉडी लैंग्वेज के को रीड करता था लोगों का, वो उसकी सक्सेस में, उसकी सफलता में एक अहम रोल करता था। तो आज हम इस सेशन को करते हुए फटाफट टॉम से कुछ क्विक बाइट्स लेते हैं कि उस रिसर्च में क्या क्या निकल के आया जो कि हमारे सेल्स करियर के लिए नॉन वर्बल स्किल्स के लिए, लैंग्वेज स्किल्स को डेवलप करने के लिए हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, जरूरी हो सकता है। तो सबसे पहली बात, कस्टमर के बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ टॉम हमेशा अपनी बॉडी लैंग्वेज का भी बहुत ध्यान रखता था। ध्यान दीजिएगा, कस्टमर के बॉडी लैंग्वेज को स्टडी करने के साथ साथ टॉम अपनी खुद की बॉडी लैंग्वेज पर भी बहुत काम करता था। दूसरा, हमेशा ध्यान रखें कि किसी भी एक क्लू से, यानी कि केवल फेशियल एक्सप्रेशन से या केवल हैंड से या केवल लेग से कोई कंक्लूजन ड्रॉ ना करें। आपको एट द सेम टाइम पांचों को ऑब्जर्व करने की प्रैक्टिस करनी होगी। फेशियल एक्सप्रेशन को, आर्म्स को, हैंड्स को, लेग्स को और बॉडी इंक्लिनेशन को, इन सबको एक साथ ऑब्जर्व करने की हैबिट डालनी होगी, प्रैक्टिस करनी होगी। आपको ये स्किल अपने अंदर डेवलप करनी होगी अगर आप टॉम की तरह सक्सेसफुल सेल्स करियर लेना चाहते हैं। हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ एंटर करिए, अपने सर को सीधा रखें, कीप योर हेड स्ट्रेट, और अपनी पीठ को भी सीधा रखने की कोशिश करें। जब आप किसी के साथ हाथ मिला रहे हैं, वैसे तो कोरोना वायरस के बाद मुझे लगता है ये परंपरा खत्म हो जाएगी, बट बहरहाल अगर आप किसी के साथ किसी को हाथ भी मिला रहे हैं तो आपका जो हैंडशेक होना चाहिए, जो आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए, जो आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, वो कॉन्फिडेंस से भरी होनी चाहिए, उसमें एक विश्वास झलकना चाहिए। आई कांटेक्ट आई टू आई होना चाहिए। अगर आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है तो स्माइल खुल के आनी चाहिए, ठीक है ना। तो इन सारी चीजों का आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगली बहुत महत्वपूर्ण बात, हमेशा अपने कस्टमर की तरफ बढ़ करके हाथ मिलाने की कोशिश करें, ना कि ये इंतजार करें कि आपका कस्टमर आप तक चल के आए। जैसे मान लीजिए कि आप अपने कस्टमर का इंतजार रिसेप्शन एरिया में कर रहे हैं और अचानक आपने देखा कि आपका कस्टमर जो है वो उठ करके केबिन की तरफ आ रहा है, तो अच्छा बॉडी लैंग्वेज ये है, नॉन वर्बल स्किल ये है कि आप उठें और उठ करके उसकी तरफ बढ़ें। इससे आप ये बताते हैं कि आप उसके समय की और उसके एफर्ट की वैल्यू कर रहे हैं, आप उसकी केयर कर रहे हैं। तो हमेशा उसकी तरफ मूव करें, हमेशा आई कांटेक्ट बना के रखें। बहुत जरूरी बात है कि जब कभी भी आप बिजनेस मीटिंग कर रहे हैं अपने डीलर के साथ, अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, अपने फार्मर के साथ, तो कोशिश करें कि अपने फोन को साइलेंट मोड में रखें और उस दौरान कोई बात ना करें जिस दौरान आप उसके साथ कोई चर्चा कर रहे हैं। अगर आपको बात करनी है तो आप बात, जरूरी बात है तो कोशिश ये करें कि आप अपनी बात को निपटा करके, खत्म करके ही अपने डीलर के ऑफिस में घुसें। आपके, जैसे मैंने पहले बताया कि आपका ड्रेस आपके बारे में बहुत कुछ कम्युनिकेट करता है, तो आपको एक स्ट्रॉन्ग, एक अच्छा ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए, ठीक है ना। और हमेशा गुड मैनर्स आने चाहिए। जैसे चाय आई तो डीलर को पहले बोलनी चाहिए, ठीक है। अगर आप बैठे हुए हैं, कोई गेस्ट आ गया डीलर का और जगह नहीं है वहां पे बैठने के लिए, तो चूंकि वो आपके डीलर का गेस्ट है तो बेहतर ये है कि आप खुद खड़े होकर के उसको कुर्सी ऑफर करें। तो इस तरह के जो अच्छे मैनर्स होते हैं, ठीक है ना, वो मैनर्स आपके अंदर, उनकी प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो ये कुछ क्विक बाइट्स हैं जो टॉम के से हम ले सकते हैं और ये बहुत आसान है, थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ हम इनसे अपने डेली लाइफ में उतार सकते हैं। अब बात करेंगे हम एक्टिव लिसनिंग की। तो टॉम एक्टिव लिसनिंग के बारे में क्या कहते हैं? टॉम के हिसाब से एक्टिव लिसनिंग का मतलब होता है सुनना, सुनना लेकिन एक्टिव होकर के सुनना, कि आप वो नहीं सुन रहे हैं जो आप सुनना चाहते हैं, बल्कि आप वो सुन रहे हैं जो सामने वाला बोल रहा है। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप फोकस्ड हो। दूसरी सबसे अहम चीज होती है अपने आई कांटेक्ट को लगातार बना के रखें। तीसरी अहम चीज होती है कि आप थोड़ा सा उसकी तरफ झुक करके अगर बात करें या उसकी बात को सुने तो एक अच्छा बॉडी पॉस्चर है, ठीक है। हमेशा कोशिश करें कि अपने फोन को साइलेंट मोड में रखें और बात करते समय बार बार घड़ी ना देखें। उसकी जितनी भी बात हो रही है उसको पैराफ्रेज करें
उसको नोट करें, पैराग्राफ में दोहराएं कि आपने अगर कोई महत्वपूर्ण बात है तो आपने उस बात को इस तरीके से समझा है। हो सके, ये बहुत अच्छी आदत है, अगर हो सके तो इसके दौरान अपने नोट्स नोट्स बना लें। जब भी आप सुन रहे हैं तो अपने सर को इस मुद्रा में हिलाएं कि आपकी बात उस तक पहुंच रही है, और कोशिश करें कि सुनने के दौरान मुस्कुराते रहें। एक्टिव लिसनिंग में बहुत जरूरी होता है कि आप कस्टमर के जो नॉन वर्बल क्यूज हैं उनके ऊपर फोकस रखें, ताकि आप ये समझ पाएं कि वो कौन सी बात कहते समय इम्पेशेंट हो रहा है, कौन सी बात कहते हुए अनविलिंग हो रहा है जहां उसे अच्छा नहीं लग रहा है, और कौन सी बात कहते समय उसके अंदर उसका थोड़ा बहुत क्रोध आ रहा है। तो जब आप ये नॉन वर्बल क्यूज के ऊपर ध्यान देंगे तो आपकी जो लिसनिंग है वो और एक्टिव होगी। सो एक्टिव लिसनिंग के ये कुछ टिप्स हैं। एक, चूंकि हमने इस पूरे लैंग्वेज के ऊपर बात करनी थी, लैंग्वेज स्किल के ऊपर, तो हमने नॉन वर्बल स्किल के ऊपर बात कर ली। अब हम बात करेंगे वर्बल कम्युनिकेशन क्या कहते हैं। तो दोस्तों, वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि किसी साउंड के द्वारा, यानी किसी आवाज के द्वारा शब्दों के रूप में अपनी बात को सामने तक पहुंचाना। बहुत साधारण सी बात है कि आवाज चाहिए और शब्द चाहिए। अगर आवाज है और शब्द है तो उसको हम वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है ना। वर्बल कम्युनिकेशन के लिए आपको क्वेश्चनिंग स्किल्स आनी चाहिए। इसके लिए हमने अलग से सेशंस भी किए हैं, रंजीत जी ने हमारी इसमें काफी मदद करी है और कई सारे सेशंस भी इसके ऊपर हुए हैं। क्वेश्चनिंग स्किल आनी चाहिए आपको। अगर आप वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर काम करना चाहते हैं तो क्वेश्चनिंग स्किल में आपको क्लोज क्वेश्चंस आने चाहिए, आपको ओपन क्वेश्चंस पूछने आने चाहिए, आपको प्रोबिंग क्वेश्चंस पूछने आने चाहिए, आपको कंफर्मिंग क्वेश्चंस पूछने चाहिए। तो जो क्वेश्चनिंग स्किल्स हैं इनको आप डेवलप कर सकते हैं, अपने अंदर सीख सकते हैं, क्लोज क्वेश्चंस, ओपन क्वेश्चंस, प्रोबिंग क्वेश्चंस और कंफर्मिंग क्वेश्चंस को समझते हुए। इसके अलावा कन्वर्सेशनल स्किल्स के ऊपर आप काम कर सकते हैं कि किस तरीके से कब अपनी बात कहनी है, कितनी बात कहनी है, यानी आपका टोन कैसा होना चाहिए, आपकी आवाज कैसी होनी चाहिए, किस टोन में बोलना है, कब धीरे बोलना है, कब तेज बोलना है। इन सारी चीजों को आप कन्वर्सेशनल स्किल्स के द्वारा डेवलप कर सकते हैं, और आप डेवलप कर सकते हैं अपनी वोकल स्किल्स को। सो दोस्तों, आज के सेशन में, इस पार्ट 1 और पार्ट 2 के सेशन में हमने समझा है लैंग्वेज को, लैंग्वेज क्या होती है। हमने ये देखा कि लैंग्वेज में एक सफल सेल्स करियर के लिए में सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल होता है, 45% रोल जो होता है वो वर्बल कम्युनिकेशन का होता है। उस 45% में भी 7% जो रोल होता है वो शब्दों का होता है, और 38% रोल जो होता है वो टोन का होता है। भाषा का दूसरा हिस्सा जो सबसे अहम होता है वो होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो 55% होता है हमारे पूरे कम्युनिकेशन का। तो नॉन वर्बल लैंग्वेज बहुत महत्वपूर्ण होती है। नॉन वर्बल लैंग्वेज में हमने सबसे पहले जाना एक्टिव लिसनिंग, और उसके साथ हमने जाना कि नॉन वर्बल क्यूज होते हैं या नॉन वर्बल संकेत होते हैं। नॉन वर्बल संकेत को हमने समझने के लिए हमें उसके फेशियल एक्सप्रेशंस पे, उसके आर्म मूवमेंट पे, उसके हैंड मूवमेंट पे, उसके लेग्स के ऊपर और उनके बॉडी इंक्लिनेशन के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि वो किस तरीके से हमसे नॉन वर्बली कम्युनिकेट कर रहे हैं या किस। तो दोस्तों, ये पांचों जो नॉन वर्बल क्यूज हैं ये हमारे सेल्स करियर के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और बहुत कुछ संकेत हमें मिलते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशंस हमें मिलती हैं जो हमारे बहुत काम की होती हैं। मैं आशा करता हूं कि आगे से आप इन नॉन वर्बल क्यूज के ऊपर पूरी तरह से ध्यान देंगे, एक्टिव लिसनिंग करेंगे, और साथ ही साथ वर्बल कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस को कम नहीं करेंगे, बट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर और ज्यादा ध्यान देंगे। इसके अलावा हमने आज के इस सेशन में हमने सीखा स्किल्स क्या होती हैं। हमने देखा कि 2 तरह की स्किल्स होती हैं, जॉब स्किल्स होती हैं, और जॉब स्किल्स में हमने समझा कि मैनेजरियल स्किल्स होती हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स होती हैं, प्रोफेशनल स्किल्स होती हैं। हमने ये जाना कि टीम हैंडलिंग हमारी जॉब से संबंधित एक स्किल होती है। स्किल के अंतर्गत लाइफ स्किल्स आती हैं, और लाइफ स्किल्स के अंदर भी फैमिली, सोशल आदि स्किल्स आती हैं। सो दोस्तों, इसके साथ मेरा ये सेशन समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई भी प्रश्न हो इससे संबंधित तो आप जरूर मुझसे पूछ सकते हैं, और इस सेशन को इतना धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी को पुनः धन्यवाद। थैंक यू।